तेन्ना आयज तुम्ही आमकां ही संद दिली आयच्या कार्यक्रमा निमतान तुमचे स्वागत करपाची। तशेंच पत्रकार बंधू आसा तुमचे स्वागत, आमचे कार्यकर्ते आसा जे वेगवेगळ्या भागांतल्यान तालुक्यांतल्यान तशेंच वेगवेगळ्या वाड्यांतल्यान गांवांतल्यान जे काम करता अशे मुद्दम मोठी संख्येन येयल्ले आसा। तुमचे सगळ्यांचे स्वागत परत एकदा आयच्या कार्यक्रमाच्या निमतान सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकार। हार्दिक बरें करूं दोतोर। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की दोतोर फाटलीं अनेक वर्सां कल्याण आश्रमाक काम करता आनी फाटलो जो 2 वर्सां जाले कल्याण आश्रम गोंयचे अध्यक्ष म्हणून दोतोरा कडेन जबाबदारी आसा। स्वागत जाल्लें आसा। हांव गोंयचे अध्यक्ष दोतोर वेंकू गावडे हांचे कडेन विनंती करता की आयचे जे पावणे आसा तांचे फुलांनी स्वागत करचे। पयल्या सुवातेर गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे फुलां तुरो दिवन स्वागत करचे। गोंयचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे साहेब हांचे डॉक्टर वेंकू गावडे हांच्यांनी फुलां तुरो दिवन स्वागत करचे। कल्याण आश्रमाचे अखिल भारतीय सहसंघटन मंत्री भगवानजी सहाय हांचे फुलां तुरो दिवन स्वागत करचे। त्याचबरोबर आमचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गोंयचे माननीय विभाग संचालक राजेंद्र बोबे हांचे फुलां तुरो दिवन स्वागत करचे। देव बरें करूं दोतोर। आमचे कल्याण आश्रमाचे सचिव देवेंद्र गांवकर हांचे कडेन मागता की कल्याण आश्रमाचे अध्यक्ष दोतोर वेंकू गावडे हांकां फुलां तुरो दिवन तांचे स्वागत करचे। देव बरें करूं। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ज्या पद्दतीन देशभरान काम सुरू आसा तशेंच गोंयानूय कल्याण आश्रमाचें काम सुरू आसा। त्यामुळे देशभरांतल्या कामाचो आमचे जे अखिल भारतीय सहसंघटन मंत्री आसा हांच्या बौद्धिकांतल्यान हांच्या उलोवपांतल्यान आमकां सगळें म्हायती मेळटलीच। त्याच बरोबर गोंयच्या कामाची म्हायती जावची हाच्या खातीर आनी एकूणच ह्या कार्यक्रमाचे प्रास्तावीक आमचे गोंयचे सचिव जे आसा देवेंद्र गांवकर हांकां विनंती करता की तांच्यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्तावीक करचे। नमस्कार आणि सगळ्यांक येवकार। कल्याण आश्रम गोवा प्रांतान आयोजीत केल्ल्या या स्थापना दिसाच्या कार्यक्रमात उपस्थित आशिल्ले गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, विशेष अतिथी गोंय राज्याचे माननीय कला आणि संस्कृती मंत्री श्री गोविंद गावडेजी, प्रमुख वक्ते अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाचे सहसंघटन मंत्री माननीय भगवानजी सहाय, गोवा विभागाचे माननीय संचालक श्री राजेंद्र जी बोबे, कल्याण आश्रम गोवा प्रांताचे अध्यक्ष डॉक्टर वेंकू गावडे, हांगा उपस्थित आशिल्ले आमदार, ऑफिसर्स, कल्याण आश्रमाचे कार्यकर्ते आणि बाकी सगळे कल्याण आश्रमाचे शुभचिंतक। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाची कामाची सुरुवात जी झाली ती स्वर्गीय बाळासाहेब देशपांडे यांनी केली आणि संस्थेची स्थापना 26 डिसेंबर 1952 या दिसा जाली आणि संस्थेचे कार्य जे आसा ते छत्तीसगड राज्यांतल्या जशपूर या शहरान जाल्ले आणि हे जे काम जे आसा तो एक छात्रावास जो आयाम आसा छात्रावासाच्या माध्यमांतल्यान संस्थेचे कार्य सुरू जाल्ले आणि आयज जवळ जवळ 14 आयामांनी संस्थेचे कार्य सुरू आसा। ते म्हणजे शिक्षा, छात्रावास, क्रीडा, महिला कार्य, युवा कार्य, हितरक्षा, आरोग्य आणि इतर अशें मेळून जवळ जवळ 14 आयामांनी संस्थेचे कार्य सुरू आसा। आयज संपूर्ण देशभर तशेंच नेपाळ ह्यावूय देशांत संस्थेचे कार्य चालू आसा। जनजाती समाजाची संस्कृती, रिती रिवाज हेच बरोबर सर्वांगीण विकास जावचो ह्या उद्देशान संस्था फाटल्या 84 वर्सां काम करता। गोंयान कल्याण आश्रमाचे जे कार्य आसा ते साल 2010 ह्या सालान सुरू जाल्लें
आनी हेका जें सुरू जाल्लें तेन्ना एक पंचवाडी हांगा स्कूल जें आशिल्लें तें जवळ जवळ फक्त बंद पडपाचे तयारेन आशिल्लें तें कल्याण आश्रम संस्थेन घेतलें आनी चलोवपाक घेतलें आनी तें आयज जवळ जवळ 160 ते 170 संख्या थंय भुरगे शिकता. तशेंच संस्थेची प्री प्रायमरी शाळा आसा, प्रायमरी शाळा आनी स्कूल अशे 3 प्रोजेक्ट बोरये ह्या गांवांत चालू आसात. तशेंच बॉयज आनी गर्ल्स अशी 2 हॉस्टेलां संस्था चलयता. आनी तशेंच वेगवेगळ्या गांवांनी फोंडा, सत्तरी, केपें अशे तालुक्यांनी संस्थेचे बाल संस्कार केंद्र चलता. किडाचे केंद्र चालू आसात. तशेंच संस्था स्टुडंट्साचे फेसिलिटेशन प्रोग्राम, तशेंच तेंच्या खातीर कॅरियर गायडन्स, वृक्षारोपण, मेडिकल कॅम्प अशे कार्यक्रम संस्था करीत आसता. संस्थेच्या कामाची जी म्हायती आसा ती सगळ्यां कडेन पावची ह्या उद्देशानच हो कार्यक्रम आयज सादर केल्लो आसा. आनी बरीचशी म्हायती आमकां वक्त्यांच्या भाशणातून आमकां आयकुपाक मेळटली. तेन्ना सगळे धन्यवाद आनी सगळ्यांक देव बरें करूं देवेन. आयच्या ज्या कार्यक्रमाक खुबशे मान्यवर समोर बशिल्ले आसा. आमचे गोंयचे वेगवेगळ्या भागांतले आमदार, वेगवेगळे मान्यवर हांगा आसा. बिचोलेचे आमदार डॉक्टर शेटये, त्या बरोबर मयेचे आमदार प्रेमील शेट, आमचे कल्याण आश्रमाचे संरक्षक आनी सुरवाती पासून कल्याण आश्रमाक मार्गदर्शन करत आयिल्ले आसा प्राध्यापक दत्ता नायक सर हांगा उपस्थित आसा. माजी आमदार दामू नायक हांगासर आसा. त्या भायर आमचे SC/ST कमिशनाचे चेअरमॅन दीपक बाब करंबेळकर हांगासर आसा. त्याच बरोबर वेगवेगळे मान्यवर विद्याप्रबोधिनीचे चेअरमॅन संजय वालावलकर सर, विद्याप्रबोधिनी कॉलेजचे प्राचार्य भूषण भावे सर, डॉक्टर भूषण भावे, ॲडव्होकेट प्रवीण फळदेसाई असे वेगवेगळे मान्यवर हांगासर उपस्थित आसा. हांव कार्यक्रम फुडें व्हरता आसतना आयच्या कार्यक्रमाचे विशेष अतिथी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे सर हांचे कडेन विनंती करता की तांच्यांनी आमकां 2 शब्द सांगचे. सगळ्यात म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. कल्याण आश्रम गोवा यांच्या ह्या स्थापन दिसाच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान व्यासपीठाचेर विराजमान आसात आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत. त्याच प्रमाणे आज प्रमुख वक्ता म्हणून जेचे हांगसर उपस्थिती आसात ते सहसंघटन मंत्री अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाचे श्री भगवान सहायजी. त्याचप्रमाणे विशेष उपस्थिती श्री राजेंद्र भोवीजी, विभाग संघ संघचालक म्हणून काम पळयतात. या संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर विंको गावडेजी उपस्थित आशिल्ले आमचे कलीग श्री प्रेमेंद्र शेट आणि आमदार चंद्रकांत शेट्टी, हे सगळे गुणिस्त मानिस्त उपस्थित आशिल्ले म्हणजे सगळे पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि कल्याण आश्रम गोवा, त्याचबरोबर विविध क्षेत्रात जोडिल्ले सगळे कल्याण आश्रमाचे कार्यकर्ते तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. अत्यंत महत्वाची गोष्ट जी ह्या स्थापनाच्या दिसाच्या निमित्तान आमकां पळोवपाक मेळटा की म्हळ्यारूच एक विचार आणि संस्कार ज्या आश्रमांतल्या माध्यमांतल्यान गेली कित्येक वर्सां आज मुखार येत आसात. आणि एकंदरीत जी संस्था आमी जी स्थापन करतात ताचे फाटल्यान जो उद्देश जो आसा, सो उद्देश स्वता खातीर जगप आणि दुसऱ्याक बरें जगपा खातीर बरे विचार आणि आचार दिवप. हांव सदांच म्हणटलो की मनशान दुसऱ्याचे जेन्ना बरें चिंतता तेन्ना आपल्या स्वताचें बरें जाता. म्हाका दिसता ह्याच उद्देशान एक विचारांचे प्लॅटफॉर्म, एक व्यासपीठ निर्माण जावपाक जाय. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान गेली कित्येक वर्सां कल्याण आश्रम संपूर्ण भारतभर, आता इवन म्हज्या म्हायतीन आमच्या
देवेंद्र गांवकारा प्रमाणे नेपाळान सुद्दां हेची जी शाखा जाता ही एक जमीची बाब जावन आसा. हेजो फक्त उद्देश राष्ट्र घडणीक आणि आमच्या गोंय सारकेल्या राज्याची ल्हान राज्याची एक ज्यो काही गोष्टी समस्या आसात, ज्यो विशय जे आसात ते विशय मुखार व्हरपा खातीर ज्या वेळाचेर प्रत्येक संस्था ल्हान ल्हान संस्था जेन्ना आपापले वेगळे वेगळे डायरेक्शनान ज्या वेळाचेर येतात त्या वेळाचेर आमचो संपूर्ण देश जो आसा तो म्हाका दिसता खूब महाशक्तिशाली जावपाक आमकां खूब मदत करता. आणि ह्या दृष्टिकोनांतल्यान कल्याण आश्रम सारकेले संस्था आज तातूंत भितर अदीक सदस्य जावन ह्या समाजाची सेवा करपाक म्हणजे डेफिनेटली आमी म्हणटले की सेवा दुसऱ्यांची सेवा करपा खातीर खंयचे आश्रम फक्त विचार आमी दितात, संस्कार आमी दितात, पूण एक गोष्ट आमकां लक्षांत दवरपाक जाय की आपले दुख्ख जे आसा ते दुसऱ्याचे खांदाचेर न घालता आसतना ते आपले निवारण करपाक जाय. फक्त कितें जाय, एक उर्बा, एक पाठबळ आणि तांकां एक प्रॉपर एक ताच्या बुद्धीक जे खाद्य जे लागता ते खाद्य जर म्हाका दिसता दिलें, कारण बरेच भितर संवसारांत न्यूनगंड आसात, नेगेटिव्ह थॉट्स आसात. खरें म्हणल्यार आमचे शत्रू जर कोण जर आसात जाल्यार दोन खलनायक आमच्या जिवना भितर आसात. एक खलनायक म्हणल्यार नेगेटिव्ह टॉक आणि दुसरो खलनायक म्हणल्यार आपले अवती असणारे नेगेटिव्ह विचारांचे लोक. ह्या दोन खलनायका पासून म्हाका दिसता आमी जर पयस जर रावले जाल्यार प्रत्येक मनीस निवडलेले क्षेत्रांत जे आसा पळय न्ही तो अग्रेसर जावपाक शकता, तो उंच भरारी घेवपाक शकता. पूण हेका प्रवचन प्रबोधन हे खूब महत्वाचें आसा आनी ह्या ल्हान वयाचेर म्हाका दिसता हें जालें. आनी आश्रमाच्या माध्यमांतल्यान ज्यो काही गोष्टी संस्कार घडटात ती शिस्त ही खूब महत्वाची आसा. ही शिस्त ल्हानपणांतल्यान जर म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांचेर ती प्रतिबंधन जर केली जाल्यार म्हाका दिसता खूब जैतिवंत जातले. सभा मुखारांत ज्या वेळाचेर आमी एक नजर जर मारली जाल्यार प्रत्येकान एक आदर भाव आसता, प्रत्येका कडेन एक मान सन्मान कशें वागप ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसतात. आणि म्हणूनच हांव इतलेंच म्हणटलो जी कल्याण आश्रमाची जी आज भरभराटी आज सुरू आसा आणि दुसऱ्यांक घडोवपाचें जें काम जें आज हातांत घेतिल्लें आसा तें अशेंच मुखार वचपाक जाय. आमकांय आमचे मुख्य वक्त्याचे विचार आयकपाक जाय. त्या दृश्टीन चड ना कांय उलयता आसतना इतलेंच म्हणटलो की एक प्रोसेस जो लागता पळय तो प्रोसेसान जो पर्यंत आमी वचना तो पर्यंत म्हणजे आमचे सद्याचे लायफ कितें जालें जस्ट 2 मिनिट्स मॅगी नूडल्स कशें आसा तुमी तशें जाल्लें आसा. वी वॉन्ट अ व्हेरी क्विक इन्स्टंट रिजल्ट. आमकां निकाल रोखडोच जाय. ही मानसिकता आमकां आज बदलुपाक जाय आनी ही मानसिकता जर बदलूंक जाली जाल्यार प्रत्येक सिस्टमांतल्यान किंवा प्रोसेसांतल्यान भायर सरपाक हांव सदांच म्हणटा. कबीरदास आपल्या पुस्तकांत म्हणटा की धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होए माली सिंचे सौ घडा ऋतू आये फल आहे. एका ल्हानशा रोपट्याक जर एका कळशा जाग्याचेर 100 कळशे सुद्दां जर आमी घातले जाल्यार फळ जेन्नाच उगवतलें मेळटलें त्या वेळाचेर तो ऋतू येवचो पडटा. आणि तो ऋतू जर घेतलो जाल्यार तो प्रोसेसांतल्यान करप. देर इज नो टेक्नॉलॉजी इन द वर्ल्ड where a mother can give birth to a child within 5 months of time. It will take 9 months to give a birth. आणि हे अनुषंगान हे जे विचार जर आमी जर लॉंग टर्म जर विचार जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्योच काही गोष्टी आमकां शक्य आसात. आनी तेजे खातीर राष्ट्राच्या घडणीत एका रातयान हें सगळें जावपाक शकना. तेजे खातीर प्रोसेस लागता. तो प्रोसेस जर आमी फॉलो जर केलो आनी हो प्रोसेस जर आमकां जर कोण शिकयता जाल्यार आश्रम सारकेली संस्था आमचेर ते संस्कार घालतात आणि ते आमकां करेज दितात, तें धाडस दितात. हें धाडस प्रत्येक मनशाच्या भितर पावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. हांव आजच्या ह्या स्थापन दिसाची शुभेच्छा व्यक्त करता आनी हांगा थांबता आसतना सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद जय गोवा. देव बरें करूं सर. तुम्ही जे मार्गदर्शन केलें तें आमी सदांच याद दवरून त्या वाटेर आमी फुडें वचपाचो प्रयत्न करतले. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की देशभर ज्या पद्दतीन कल्याण आश्रमाचें काम चालू आसा सादारणता 1952 सुरू जाल्लें आयज सादारणता 73-74 वर्सां पूर्ण जाल्लीं आसा. फुडल्या वर्सा आमकां 75व्या वर्सान पदार्पण करपाचें आसा. त्यामुळे देशभरातले काम
कितें चलता, कित्या खातीर कल्याण आश्रमाचें काम सुरू जालें, हे सगळ्याचे आमकां मार्गदर्शन करपा खातीर आयच्या कार्यक्रमाचे मुखेल जे वक्ता आसा भगवान सहायजी, जे मूळच्या राजस्थानचे आसा, स्वता ते प्रचारक आसा, गेली 30-35 वर्सां प्रचारक आसा आणि ताजे उपरांत आतां कल्याण आश्रमाचे वेगवेगळे जबाबदारी घेत. आतां तांचे कडेन कल्याण आश्रमाचे माननीय सहसंघटन मंत्री अशी जबाबदारी आसा. तांचे केंद्र आसा रांची. तांचे भाशण जातलें ताच्या पयलीं वैयक्तीक गीत सांगपा खातीर हांव योगेश पालकर हांकां विनंती करता की वैयक्तीक गीत सांगचें. वनवासी का संगठन कर, ध्येय मार्ग पर चलते. वनवासी का संगठन कर, ध्येय मार्ग पर चलते. भरत भूमि के साधक हैं हम, कार्य साधना करते. हम सब शक्ति अर्चना करते. वनवासी का संगठन कर, सर्वांगीण विकसित वनवासी लक्ष्य रखा है हमने. सर्वांगीण विकसित वनवासी लक्ष्य रखा है हमने. प्रकल्प उपक्रम कार्यक्रम ये साध्य नहीं साधन है. सही दिशा में समूह गति से, सही दिशा में समूह गति से आगे अब बढ़ना है. भरत भूमि के साधक हैं हम, कार्य साधना करते. हम सब शक्ति अर्चना करते. वनवासी का संगठन कर, पूर्वांचल है बस्तर है या रेवा तट के वन है. धैर्य परीक्षा उनकी होती जो इस पथ चलते हैं. सत्य आग्रही अनथक यात्री, सत्य आग्रही अनथक यात्री, कार्य प्रवर रहना है. भरत भूमि के साधक हैं हम, कार्य साधना करते. हम सब शक्ति अर्चना करते. वनवासी का संगठन कर, भीष्म प्रतिज्ञा भीम पराक्रम, हम ध्रुव सम है अविचल. कार्य शरण हनुमान सरीखे, भक्त बने शबरी सम. हम गुण ग्राहक हम परिव्राजक, हम गुण ग्राहक हम परिव्राजक, कार्य हमें करना है. भरत भूमि के साधक हैं हम, कार्य साधना करते. हम सब शक्ति अर्चना करते. वनवासी का संगठन कर, ध्येय मार्ग पर चलते. वनवासी का संगठन कर, ध्येय मार्ग पर चलते. भरत भूमि के साधक हैं हम, कार्य साधना करते. हम सब शक्ति
भक्ति अर्चना करते, वनवासी का संगठन कर। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शोभायमान गोवा प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत जी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान गोविंद गावड़े जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघ चालक माननीय राजेंद्र भोबे जी, वनवासी कल्याणाश्रम गोवा के अध्यक्ष माननीय वेंकू गावड़े जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष मान्यवर दत्ताजी नायक, संघ के अपने विभाग प्रचारक श्रीमान मंदार कुलकर्णी जी, वनवासी कल्याणाश्रम के निमंत्रण पर आए हुए सभी आदरणीय महानुभाव, मातृशक्ति, पत्रकार बंधु, मैं अपनी बातचीत प्रारंभ करने से पहले विनम्रता पूर्वक एक प्रश्न आप सब लोगों से पूछता हूं। भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ? जी 1857। लगभग इसी से सहमत है सब लोग? ठीक है। तो हमको वो कहते हैं ना कि शेर का इतिहास शिकारियों ने लिखा है। इसके कारण जैसा उनको चाहिए था वैसा ही उन्होंने लिखा, किंतु सत्य कुछ और है। मैं अपनी बातचीत यहीं से प्रारंभ करूंगा। वर्ष 1751 में आज के बिहार प्रांत के भागलपुर जिले के तिलकापुर गांव में एक वनवासी मां की कोख से एक बालक का जन्म होता है। वह बालक किशोरावस्था में आता है और किशोरावस्था में आने पर अपने कंधे पर तीर धनुष लेकर जंगल के अंदर आखेट के लिए जाता है। एक दिन तीर चलाकर शेर को मार करके अपने कंधे पर रख करके घर पर आता है। मां गाय के गोबर से अपने आंगन को लीप रही है। ये किशोर बोलता है, मां देखो आज आपका बेटा किसका शिकार करके लाया है। वो मां देखती भी नहीं है और बिना देखे बोलती है, बेटा ये तो जानवर है, इसका शिकार तो कोई भी कर सकता है, किंतु ये गोरे अंग्रेज लोग जो हमारी प्रिय मातृभूमि को इतने वर्षों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, उनका शिकार कौन करेगा। ये वो मां है जो किसी स्कूल और कॉलेज के दरवाजे तक नहीं गई। ये वो मां है जो जानती है मैं बोल रही हूं उसका क्या अर्थ होगा, किंतु अपने पुत्र को उस समय में वो प्रेरित करती है। और धन्य है वो पुत्र अपने कंधे पर रखे हुए शेर को फेंकता है और एक योजना बनाकर कुछ दिन पेड़ के ऊपर चढ़कर मचान के ऊपर रहता है और देखता है कौन अंग्रेज अधिकारी जो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा है और उसके हुक्म से हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं। एक दिन
घोड़ा गाड़ी पर बग्गी में बैठ करके ऑगस्टस क्लीवलैंड जाते हुए दिखते हैं, तब अपने तरकस से तीर निकालकर निशाना लगाता है, तीर चलाकर वहीं ढेर कर देता है और भारत माता की जय बोलते हुए उद्घोषणा करता है, हम चुन चुन कर तुमको इसी तरह से मारेंगे, मारकर भारत भूमि से खदेड़ देंगे, देश को स्वतंत्र करा लेंगे। और बाद में उनको स्वाभाविक ही था पकड़ा जाना, पकड़े गए, फांसी उनको हुई। वो जनजाति युवक, वो प्रथम इस देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की राह पर फांसी का फंदा चूमने वाला, जिसने 1785 में फांसी का फंदा चूमा है, उसका नाम है तिलका माझी। हम यहां से शुरू करते हैं। 1785 में इस देश की स्वतंत्रता के लिए पहला फांसी का फंदा चूमने वाला वो तिलका माझी है। वहां से लेकर लगातार अनवरत अनगिनत संघर्ष होते आए। अनेक लोगों ने इस स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर किया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। प्रारंभ में 9 ही राज्य भारत के बने थे। उसमें एक राज्य सीपीएन बरार होता था, उसकी राजधानी नागपुर होती थी। उस राज्य के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल होते थे और एक स्वाभाविक उनके मन के अंदर एक कल्पना थी, मैं एक स्वतंत्र भारत के एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं और जब मैं दौरे पर जाऊंगा तो लोग भारत माता की जय बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद होगा, तिरंगा लहराया जाएगा और फूल मालाओं से स्वागत होगा। जैसा उन्होंने सोचा वैसा ही पूरे राज्य के अंदर उनका स्वागत हुआ। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये सब उद्घोष बोला गया। किंतु जब वो आज के छत्तीसगढ़ के कुनकुरी अंबिकापुर उस क्षेत्र में जब गए तो वहां पर हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोला गया, वहां जय यीशु स्थान बोला गया। वहां पर शुक्ला गौबैक के नारे लगे और काला झंडा दिखाया गया। इस घटना से विचारवान होकर के मुख्यमंत्री वापस लौटे, अशांत हो गए। अरे इतनी कुर्बानियों के बाद इस देश को स्वतंत्रता मिली और आज एक क्षेत्र विशेष में इस प्रकार का, और इतना ही नहीं, हम इस आजादी को आजादी नहीं मानते जब तक झारखंड नाम का देश नहीं बन जाएगा, झारखंड नाम का नेशन नहीं होगा, तब तक हम इस स्वतंत्रता को स्वतंत्रता नहीं मानते। ये बोलने वाले लोग कौन थे? सामान्य जनजाति वनवासी लोग, बहुत शिक्षित नहीं, एकदम गांव देहात में रहने वाले लोग ये बोल रहे थे। इसका कारण था कि आजादी के पहले से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय ही मिशनरियां काम करती थी, जिन्होंने धर्मांतरण का कुचक्र चलाया और वो मतांतरित धर्मांतरित लोग ही ये बोल रहे थे। नागपुर में उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथ, जो भी उनकी सलाहकार परिषद थी, उसके साथ विचार विमर्श किया। आखिर इस पृथकतावाद का समाधान क्या है? ये जो स्वर गूंज रहा है, मुखरित हो रहा है, इस स्वर को बदलने का सामर्थ्य किसमें है?
तब सबके बातचीत में से, सलाह में से एक नाम निकल कर आया। वो था रमाकांत केशव देशपांडे। कौन है रमाकांत केशव देशपांडे? ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व करता है। उस समय अग्रणी भूमिका में थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय श्री गुरु जी उनके गांव के रहने वाले हैं, उनके नजदीकी हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, एडवोकेट हैं, लगभग 35 वर्ष की आयु है। वो देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत है। वो व्यक्ति अगर ठान ले तो इस सारे स्वर को बदलने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा सबकी बातचीत में आया। उसके बाद बाला साहब जी को बुलाया गया बातचीत के लिए। अब बाला साहब जी स्वयं वनवासी नहीं थे, स्वयं किसी गांव के रहने वाले नहीं, वो तो नागपुर जैसे बड़े शहर के रहने वाले थे। वो कोई हमारे जैसे प्रचारक नहीं थे, वो तो गृहस्थी थे, वकालत करते थे। उनके सामने जब प्रस्ताव रखा तो उनके मन के अंदर भी आ सकता था, मैं नागपुर जैसा शहर छोड़कर, मेरी वकालत छोड़कर, मेरा घर परिवार, बच्चों का भविष्य छोड़कर कहां मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। किंतु सब सुनने के बाद उनके अंतर मन में एक ही आवाज, देश की आवश्यकता है ना, ये समाज की आवश्यकता है ना। अगर देश और समाज की आवश्यकता है और उसके लिए मुझे चुना जा रहा है तो मैं अवश्य इस कार्य के लिए जाऊंगा। बाला साहब जी ने अपनी स्वीकृति दे दी। बाला साहब जी को जाना है, बाला साहब देशपांडे जी को जाना है तो कोई तो उनको एक पोर्टफोलियो देकर के भेजना पड़ेगा। इसलिए उस समय में समाज कल्याण अधिकारी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का अधिकारी बना करके उनको वहां से भेजा। जाने से पूर्व वो महात्मा गांधी जी के अन्य सहयोगी पूज्य ठक्कर बापा जी से मिले और ठक्कर बापा जी से उन्होंने मिलकर के कहा कि ऐसी परिस्थिति उस क्षेत्र की बताई जा रही है और मुख्यमंत्री जी का ऐसा ऐसा अनुभव है, उसी के आधार पर मुझे चयन करके वहां भेजा जा रहा है। ठक्कर बापा जी ने उनकी सारी बात सुनने के बाद एक ही बात कही, शिक्षा मनुष्य के जीवन में और समाज के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर तुमने वहां जाकर समाज के इस मत को परिवर्तन करने के लिए शिक्षा को माध्यम बना करके कुछ प्रयास किया और तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, तो तुम्हारे उस प्रयास को देखने के लिए मैं स्वयं गुजरात के क्षेत्र से चल करके आऊंगा। बाला साहब देशपांडे जी उस क्षेत्र के अंदर गए, सारे क्षेत्र को देखा। वो समाज कल्याण अधिकारी थे। 10 से 5 बजे का जो ऑफिस टाइम था, उसमें ऑफिस टाइम पर ऑफिस में रहते थे। 5 बजे बाद अपनी साइकिल उठा करके किसी एक गांव में चले जाते थे और गांव में जाकर के गांव के लोग को मिलते थे। गांव के लोग पूछते थे, ऑफिस का बड़ा बाबू हमारे गांव में। आश्चर्य करते थे लोग, पूछते थे, बड़े बाबू किसको मिलने के लिए आए हैं? आपको मिलने के लिए आए। हमको मिलने के लिए आए? हाँ। कहाँ रहोगे? आप यहीं रहूंगा, आप यहीं दाल भात खा करके आज आपके गांव में ही रहूंगा। रुकते थे, गांव के लोग इकट्ठे होते थे, पूछते थे, अच्छा तुम बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते? तुम्हारे गांव में कोई स्कूल है क्या? तो कहते थे हम अनपढ़ हैं,
हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हम अपने बच्चों को भी पढ़ने नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं? वो कहते थे यहाँ पर सारे मिशन के स्कूल हैं, चर्च के स्कूल हैं, और मिशन के स्कूल में जाने से वो चोटी काटते हैं, चने उतारते हैं। हमें अनपढ़ रहना मंजूर, अपने बच्चों को भी अनपढ़ रखना मंजूर, किंतु चोटी कटाना मंजूर नहीं है, इसलिए नहीं भेजते। अच्छा, अगर आपका अपना स्कूल हो जाए तो हंसते थे, बाबू साहब आप क्यों मजाक कर रहे हैं, हमारा स्कूल। हाँ, बुलाओ, गांव के कुछ बच्चों को बुलाते थे। अच्छा, इसमें से कौन तीसरी क्लास पढ़ा है, 5वीं क्लास पढ़ा है? जो हाथ खड़ा करता था उसको कहते थे यही तुम्हारा आज से तुम्हारे गांव के स्कूल का टीचर है, अध्यापक है। और फिर बोलते थे कल सुबह में सब बच्चों को बुलाओ, किसी चबूतरे के ऊपर पेड़ के नीचे, वहीं पर तुम्हारा स्कूल प्रारंभ करेंगे। जहां जगह मिलती थी वहां स्कूल प्रारंभ करते थे। ये तुम्हारे गांव के शिक्षक रहेंगे और कल तुम्हारे स्कूल का उद्घाटन करेंगे, और उस उद्घाटन में पहला पाठ मैं पढ़ाऊंगा। बच्चे आते थे, गांव के लोग आते थे, वो जो टीचर को नियुक्त करते थे वो टीचर भी उसमें होता था, उसको सबके सामने टीचर करके परिचित करते थे, और पहला पाठ पढ़ाते थे स्वयं बाला साहब देशपांडे। वो पहला पाठ होता था भारत माता की जय। ये पहला पाठ होता था। ऐसा करते करते प्रतिदिन किसी न किसी गांव में जाना, और ऐसा करते करते एक वर्ष के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर उन्होंने 108 विद्यालय खोल दिए। जब ये समाचार पूज्य ठक्कर बाबा को मिला कि बाला साहब ने 108 स्कूल खोले हैं, तो स्वयं ठक्कर बाबा मिलने के लिए बाला साहब को गुजरात से चल करके आए। उसी रास्ते से आए जिस रास्ते से पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री जी गए थे, जिस रास्ते पर लोगों ने काले झंडे दिखाए थे, शुक्ला गौबैक के नारे लगाए थे, उसी रास्ते से ठक्कर बाबा आए। वो कुनकुरी का क्षेत्र, वो कासाबेल, उन गांव के अंदर उस एक साल के प्रयास से और उस पहले पाठ भारत माता की जय के कारण से लोग लाइन लगाकर खड़े थे, लाइन लगाकर खड़े थे, और भारत माता की जय यही ध्वनि सबके मुंह से मुखरित हो रही थी। पूरा का पूरा क्षेत्र बदला। एक छोटी घटना, उस छोटी घटना से और ये परिवर्तन वहां पर एक वर्ष के अंदर अंदर दिखाई दिया। उसके बाद 1950 आ गया, भारत का लोकतंत्र संविधान लागू हो गया, प्रजातंत्र चुनाव आ गया, चुनाव की प्रक्रिया आ गई, और जब चुनाव आया तो सीट जीतना है, इसलिए लोग चर्च के पास जाने लगे। तो उस समय चूंकि जगह जगह पर तो वो लोग थे ही, इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी। वो शर्त थी इस समाज कल्याण अधिकारी बाला साहब देशपांडे का ट्रांसफर। लोगों ने हाँ कहा, सीट जीतना है, वो प्राथमिकता है, आप जो कहेंगे करेंगे। और ऐसा ही हुआ। चुनाव के बाद बाला साहब देशपांडे जी का ट्रांसफर उस जशपुर नाम के केंद्र से गढ़चिरौली चंद्रपुर किया गया। जब ट्रांसफर हो गया तो बाला साहब देशपांडे जी ने विचार किया, मैं तो नागपुर शहर के अंदर अच्छी खासी वकालत कर रहा था, मैं यहां नौकरी करने के लिए आया था क्या? मैं अगर नौकरी करने नहीं आया और एक बड़ा उद्देश्य लेकर यहां आया हूं, तो फिर इस नौकरी से मुझे क्या करना है? उन्होंने तुरंत त्याग पत्र दे दिया।
त्याग पत्र देकर के सीधा पूजनीय श्री गुरु जी के पास आए, उनको सारा घटनाक्रम बताया। पूजनीय गुरु जी ने एक ही वाक्य कहा, समाज परिवर्तन अगर करना है तो समाज के को साथ में लेकर अपने से प्रयास करो। वापस आ गए, जशपुर में आकर के उस समय के जो वहां के राजा थे विजय भूषण सिंह चुदेव, उनको मिले। राजा साहब ने कहा कि बाला साहब, मैंने सुना है आपने इस्तीफा दे दिया है। बोले हाँ दे दिया। तो अब क्या वापस नागपुर जाएंगे? बोले नहीं, मैंने अंगद के समान अपना पैर इस जसपुर की धरती पर रख दिया है, मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। तो क्या करेंगे? मैं समाज के बीच में जिस उद्देश्य को लेकर आया हूं, उस उद्देश्य के लिए समाज का काम करूंगा। कैसे करेंगे वो तो आप जाने, आप राजा हैं यहाँ के, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। राजा साहब समझ गए। राजा साहब ने उनको अपने महल का एक हिस्सा दिया और कहा कि तुम यहां से अपना काम प्रारंभ करो। बाला साहब जी का परिचय तो गांव गांव में था ही सही। वो गए, गांव के लोगों से बातचीत किया और प्रारंभ में एक 13 बालकों को लेकर के राजा साहब के द्वारा दिया हुआ जो महल था, उस महल के पीछे वाले जो हिस्सा था, उस हिस्से में उन्होंने इस कार्य की शुरुआत की। 26 दिसंबर 1952 को वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई। एक छोटी सी घटना से एक बड़े कार्य की शुरुआत ये हो गई। आज वनवासी कल्याण आश्रम जो 26 दिसंबर 1952 में एक बीज रूप में चला था, वह एक बड़ा वृक्ष जैसा बन गया। आज संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर लगभग 1,53,000 रेवेन्यू गांव हैं जो वनवासी गांव हैं। उनमें से लगभग 56,000 गांवों तक वनवासी कल्याण आश्रम पहुंच गया है। 705 प्रकार की जनजातियां हैं। लगभग 550 जनजातियों तक कल्याण आश्रम पहुंच गया है। आज 250 छात्रावास देशभर के अंदर चलते हैं, जिसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 43 लड़कियों के छात्रावास चलते हैं। और जैसा अभी प्रास्ताविक में बोला गया कि गोवा के अंदर भी छात्रावास है, विद्यालय है, उसी प्रकार का 4,700 विद्यालय देश भर के अंदर इस समय संचालित हैं और उसमें 1,57,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ये छात्रावास और विद्यालयों में पढ़ने वाले जनजाति विद्यार्थी, वनवासी विद्यार्थी न केवल अपने व्यक्तित्व को ही गढ़ते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास ही करते हैं, इतना ही नहीं, तो वो देश और समाज के लिए सोचने वाले भी बनते हैं। अनेक उदाहरण उसके ध्यान में आते हैं देश भर में घूमते समय। वनवासी कल्याण आश्रम के इन छात्रावासों में पढ़े हुए विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट तो बन ही रहे हैं, किंतु देश और समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी भूमिका निभाते हुए दिखते हैं। पहले कमांडो माने पुरुष कमांडो, यही हम समझते थे। भारत सरकार ने लेडी कमांडो फोर्स ये खड़े करने का सोचा, तो कहां से मिलेंगे? तो स्वाभाविक रूप से आर्मी से, सीआरपीएफ से, बीएसएफ से। तो ऐसे उसमें जो भर्ती की हुई
महिलाएं थी उनको चुना, उनको चुन करके उनमें कौन जाती है, पुलिस में और सीआरपीएफ में, बीएसएफ में तो खेलों के माध्यम से चुन करके जाने वाली, तो तीरंदाजी के माध्यम से चुन करके वहां पर पहुंची हुई एक अपने छात्रावास की बालिका छबीलो थैले। अब ये लगभग 2 साल की ट्रेनिंग, इसके बाद एक टफ कंपटीशन उनका होता है और उस कंपटीशन में जो फर्स्ट आता है उसको और पोस्टर कैडेट के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो ऐसी पोस्टर कैडेट के रूप में जो सम्मानित हुई वो नागालैंड के एक छोटे से गांव की एक अपने हॉस्टल में पड़ी हुई लड़की छबीलो थैले, वो सम्मानित हुई। और जब भारत सरकार का एडवर्टाइजमेंट करने की बात आती थी तो कोई फिल्मी जगत के लोग नहीं करते थे, ये छबीलो थैले यही और उसका एडवर्टाइजमेंट करती थी। तो ऐसे स्थान तक भी और अपने छात्रावास की बालिका पहुंची। हम लोग कोचिंग सेंटर्स भी चलाते हैं। कोचिंग सेंटर में यूपीएससी की तैयारी के लिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए बच्चों को कोचिंग देते हैं। बिलासपुर में, मुंबई में, जबलपुर में, रांची में, ऐसे अलग अलग स्थानों पर, भोपाल में, कहीं पर निर्माण के नाम से, कहीं पर लक्ष्य के नाम से ऐसे कोचिंग सेंटर चलते हैं। 2013 में बिलासपुर कोचिंग सेंटर का पहला बैच निकल करके आया और उसमें 55 वनवासी बालकों को नौकरी लगी। रांची के बैच में 42 विद्यार्थियों को नौकरी लगी, उसमें से 18 प्रशासनिक अधिकारी हुए। 4 बालक ऐसे थे जो टॉपर थे, तो वहां के मुख्यमंत्री ने उनको सम्मानित किया। 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार उनको दिया। अब ये 4 वनवासी बालक शायद जीवन में पहली बार 11,000 रुपए हाथ में लिए होंगे। उनको पूछा, तुम्हारे घर में कभी किसी को कोई नौकरी लगी है क्या? पूरे खानदान में ही पहली नौकरी है, किसी को नौकरी नहीं मिली। पहली बार नौकरी लगने वाले, जिन्होंने जीवन में पहली बार ऐसा 11,000 रुपया अपने हाथ में लिया होगा, ऐसे 4 बालक पुरस्कृत होने के बाद जब पहली बार उनको पैसा हाथ में मिला तो चारों मिलकर के मार्केट के अंदर गए। और मार्केट के अंदर जाकर के क्या किया होगा? उन्होंने कंप्यूटर खरीदा और कंप्यूटर खरीद करके वो कोचिंग सेंटर पर आए। वहां आकर के उन्होंने भेंट किया। उनको कहा, नहीं तो आपके परिश्रम से, आपके पुरुषार्थ से आपको मिला पैसा है, आप इसका कुछ अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ उपयोग करते हैं। तो वो कहते हैं, नहीं, हम तो पढ़ करके पास आउट हो गए, किंतु हमारे बाद आने वाले विद्यार्थियों के लिए और सुविधा मिले, इसके लिए हमने ये कंप्यूटर खरीदी करके दिया है। अब आप सोचिए, हम यहां रहते हैं, ये हमारे अपने परिवार का कोई बालक होता, क्या व्यवहार करता? शहर का बालक या शहर की जो मानसिकता है वो क्या है? पहले मेरे लिए सब कुछ, बाद में दूसरे के लिए। और वो ठेठ गांव से, छोटे परिवार से, सामान्य परिवार से आने वाला बालक क्या सोचता है? पहले दूसरे के लिए सब कुछ, बाद में मेरे लिए।
यह है गरीबों की अमीरी। इस प्रकार का संस्कार ये वनवासी कल्याण आश्रम के छात्रावासों में, विद्यालयों में लेकर के विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि सामाजिक जीवन में दायित्व लेकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ति करना, यानी जो वर्ग आज सेवा ले रहा है वो सेवा देने वाला बने, उस प्रकार का गुण विकसित करना, उस प्रकार का नेतृत्व विकसित करना, उस प्रकार की दृष्टि देना, ये काम भी कल्याण आश्रम करता है। आज वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सत्येंद्र सिंह जी स्वयं एक छात्रावास में पढ़े हुए हैं। छात्रावास में पढ़ करके बीएससी करने के बाद वो कुछ समय संघ के माध्यम से सामाजिक कार्य में रहे और बाद में गृहस्थी तो हुए, किंतु गृहस्थ होकर के भी उन्होंने एक ही बात कही, मुझे काम तो जीवन भर समाज का ही करना है। और आज जीवन वृत्ति कार्यकर्ता होकर के संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज दायित्व निभा रहे हैं। वनवासी कल्याण आश्रम जैसे शिक्षा छात्रावास के माध्यम से व्यक्ति निर्माण का काम करता है, उसी प्रकार चिकित्सा के माध्यम से सेवा कार्य भी करता है। आज लगभग 4,500 गांव के अंदर आरोग्य पेटी, आरोग्य रक्षक, स्वास्थ्य रक्षक के नाम से काम चलता है। नगरों के अंदर नगर समितियां रहती है, लगभग 438 नगर महानगरों में समितियां बनी हैं। उनके माध्यम से लगभग 700 मेडिकल कैंप देश भर में हम कर लेते हैं और उन 700 मेडिकल कैंप के माध्यम से लगभग 10 लाख रोगियों को रोग मुक्त करने का काम ये वनवासी कल्याण आश्रम हर साल करता है। एक सेवांकुर नाम की संस्था मुंबई से लगभग 240 एमबीबीएस सीनियर स्टूडेंट, कुछ डॉक्टर, ये लोग मिलकर के झारखंड में आए। अब झारखंड में आए तो मन के अंदर कल्पना है, ये तो नक्सली एरिया है, बड़ा खतरा है, कहीं से गोली आ सकती है। फिर इस जंगल के क्षेत्र में नेटवर्क का क्या है, मोबाइल चलेगा क्या, नेटवर्क मिलेगा क्या, फिर हाइजीनिक कंडीशन क्या है, यहां कोई बिस्लरी वगैरह की बोतलें मिलेंगी क्या, पीने के लिए पानी होगा क्या, ऐसी सब कल्पनाएं उनके मन के अंदर थी। लेकिन जब वो गांव ये सब सोचते सोचते जा रहे हैं और वो गांव में पहुंचे हैं तो गांव में देखते हैं कि गांव के लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। वहां की महिलाएं कलश में गुनगुना गर्म जल लेकर के खड़ी हैं। सबसे पहले गांव में पहुंचते ही पैर धो करके फिर उनको कुमकुम टीका लगा करके उनकी आरती कर रही। हमने सुना तो था अतिथि देवो भव, किंतु महसूस आज पहली बार जीवन में किया है, अनुभूति उसकी आज पहली बार हुई है। कुछ 2 दिन 3 दिन वहां रहे, आसपास के गांव में उन्होंने मेडिकल कैंप किए, हेल्थ सर्वे किया। वो सब करने के बाद जब वो आने लगे तो गांव के लोगों की आंखों में भी आंसू थे और इनकी आंखों में भी आंसू थे। इन्होंने कहा जब हम छोटे थे, कुछ 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ते थे, तब सामने हाथ करके बोलते थे समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, ऐसा हम बोलते थे। किंतु इस पंक्ति का अर्थ आज समझ में आया है, उसको आज समझा है कि समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। इस प्रकार की अनुभूति लेकर के आना। और उन बच्चों ने कहा कि हम इस एक यात्रा से जीवन भर के लिए सीख कर आ गए। शायद मन में कल्पना थी
हम पढ़े लिखे हैं, एमबीबीएस पढ़ रहे हैं, शहर के हैं, गांव में जा रहे हैं, लोगों को सिखा कर आएंगे, वो सिखा कर आएंगे, ये मानसिकता थी। किंतु उन्होंने कहा हम सीख कर आ गए। और एक मन के अंदर एक संकल्प भी पक्का किया, जीवन में मौका मिला तो हम भी निश्चित रूप से समाज के लिए काम करेंगे। और ये जो तू में एक रक्त लिख रखा है, इस तू में एक रक्त की भावना को जो आज हमने यहां समझा है, अनुभूति की है उसको हम सार्थक करने का प्रयास करेंगे। बाला साहब देशपांडे जी जशपुर में ही काम करते रहे, लगभग 25 वर्षों तक, 52 से लेकर 75 इमरजेंसी, फिर 77 में इमरजेंसी हटी, तब तक 25 वर्षों तक वहीं सेवा, चिकित्सा, कुछ ग्राम विकास, कुछ सत्संग केंद्र, भजन मंडलियों के माध्यम से धार्मिक गतिविधियां, ये सब चलाते रहे। जब इमरजेंसी हटी 1977 में, तब इन 25 वर्षों के कार्य की समीक्षा की गई और इस कार्य की समीक्षा करके इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो कार्य हमने यहाँ इस छोटे क्षेत्र में किया है, जो आज का थोड़ा झारखंड होगा, थोड़ा उड़ीसा होगा, थोड़ा छत्तीसगढ़ होगा, इसी क्षेत्र में किया है, इस कार्य को संपूर्ण देश में ले जाना है। और तब 1978 से यह कार्य देशव्यापी होने लगा और 1978 से लेकर 1982 तक लगभग इन 3-4 वर्षों के अंदर यह कार्य संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर फैल गया। बाला साहब जी सबसे पहले इसके निमित्त नॉर्थ ईस्ट में जब गए तो मेघालय में गए थे। मेघालय के खासी ट्राइब के अंदर वो गए। जब वहां पर गए तो लोग मिले, लोगों ने कहा कि अच्छा, तो आप भी हमको बदलने के लिए आ गए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में यही देखा था। तो उनको लगा कि ये भी कोई सेवा के नाम पर हमको बदलने के लिए आ गए। किंतु बाला साहब जी ने एक बात कही, मैं अपनों के बीच में आया हूं और आप मेरे अपने हैं, तो बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आपका जहां विश्वास है, जहां आपकी आस्था है, आप उसको मानते रहिए। मैं सिर्फ आपको मिलने के लिए आया हूं, मेरे अपनों के बीच में आया हूं। ये मेरे अपनों के बीच में आया हूं, ये सुनकर सबको आनंद हुआ। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में यही तो बोला था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही तो वो शब्द था। बाला साहब जी ने भी यही बोला, मैं मेरे अपनों के बीच में आया। बातचीत हो गई। बातचीत के बाद जब जाने लगे तो आग्रह किया कि नहीं, भोजन करके जाइए। भोजन के लिए परिवार में गए, भोजन हो गया। भोजन के बाद स्वाभाविक रूप से कहा कि परिवार की जो महिला हैं जिन्होंने भोजन बनाया, जरा उनको धन्यवाद देते हैं, उनको भी और नमस्कार कर लेते हैं। तो सब महिलाएं आई। तब महिलाएं कहती है, आप नमस्कार हमको नहीं, इन माता जी को करिए। कौन है वो माता जी? उनका नाम है माई पासा। वो माता जी 50 किलोमीटर दूर के गांव में की रहने वाली है। 50 किलोमीटर दूर के गांव से चलकर यहां आई है। उनको पूछा, मां, ये 50 किलोमीटर दूर से आकर इस अनजान परिवार में सब महिलाएं का ये कहना कि आप इनको धन्यवाद दीजिए, क्या है? तब वो मां बोलती है, मैं जब मैं छोटी थी तब से देखती थी कि फादर आते हैं, उनकी गाड़ी आती है, नर्स आती हैं, ये सब मैं देखती थी। तब मेरे मन में एक विचार आता था, क्या कभी मेरा फादर भी आएगा? मैं सोचती थी, क्या कभी मेरा फादर भी आएगा? और ये सोचते सोचते
मैं आज बूढ़ी हो गई। मैं गरीब हूं, कुछ दे नहीं सकती। मैं बूढ़ी हूं, कुछ कर नहीं सकती। जब मुझे पता चला कि कोई हिंदू फादर आया है तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। कोई हिंदू फादर आने वाला है जब समाचार मिला तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और मैं आ गई। मैं क्या कर सकती हूं? तो मैं अपने हाथ से 2 रोटी बनाकर उनको खिला सकती हूं। वो काम मैंने किया है। बाला साहब जी आंखों में आंसू आए। फिर से वो दृश्य याद आता है जैसे 8 साल की सबरी घर छोड़कर निकली और गुरु मकंग ने कहा कि सबरी, प्रभु राम आएंगे। उस विश्वास पर वो 8 साल की सबरी 80 वर्ष की हो गई, अपने राम की बाट जोहते जोहते, देखते देखते आखिर राम उनको मिले। तो बाला साहब जी के मन में आया कि मैं राम हूं कि नहीं हूं, किंतु ये माई पासा सबरी के जैसे प्रतीक्षा करने वाली शुद्ध महिला है। माई पासा से बातचीत हुआ तो माई पासा ने एक और बात उनको बोली, मैं अनपढ़ हूं किंतु अपने धर्म बचाने का काम करता हूं। नृत्यांग करके वहां का लोकल वो है, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में नृत्यांग करके वो एक उनका धर्म है, उसको वो मानते हैं। मैं उसको बचाने का काम करते हैं। यांत्रे, उस यांत्रे को बचाने का काम मैं करते हैं। जनजाति समाज निराकार है, कोई मूर्ति नहीं, वो प्रकृति को ही पूजता है और इसलिए मूर्ति नहीं तो मंदिर भी नहीं, तो असंगठित है। सामने क्रिश्चियनिटी को देखते हैं तो वो संगठित दिखती है, चर्च है, प्रेयर है, उसका दिन है। तो असंगठित समूह को संगठित समूह से लड़ना है। और यह आसान नहीं है, क्योंकि जिस क्षेत्र में बाला साहब घूम रहे थे उस क्षेत्र में 1805 में ढाका से पहला पादरी शिलोंग पहुंचा था और हम 1980 में गए। 175 साल का फर्क है। काफी कुछ मत परिवर्तन हो चुका था। उस सारे क्षेत्र में घूमते समय माई पासा मिली तो एक आत्मविश्वास पुष्ट हो गया। माई पासा से मिलकर और आगे बढ़े तो रानी माँ गाइडिलियो मिली। रानी माँ गाइडिलियो ने एक ही बात कही, आप हमारे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करिए। उसमें से नॉर्थ ईस्ट के बालकों को लाकर उत्तर भारत में पढ़ाना यह शुरू हुआ। आज भी एक 12-15 स्थानों पर ऐसे छात्रावास चलते हैं जहां पर लगभग 350 विद्यार्थी नॉर्थ ईस्ट के आकर के पढ़ते हैं। दिल्ली में, फरीदाबाद में, भिवानी में, सहारनपुर में, गोरखपुर में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, ऐसे अनेक स्थानों पर लड़के और लड़कियों के हॉस्टल चलते हैं। और आगे बढ़े तो तालिम रुकवो करके एक व्यक्ति मिले जो गजेटेड ऑफिसर थे फर्स्ट ग्रेड के, अरुणाचल में मिले। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। लोगों ने कहा पागल हो गए हो, कोई नौकरी छोड़ते? हाँ, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, मुझे अपना धर्म बचाना है। धर्म बचाने के लिए तालिम रुकवो जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और उन्होंने नौकरी छोड़ करके गांव-गांव में घूम करके बड़े बुजुर्गों से वहां का जो परंपरागत ज्ञान था उसको उन्होंने प्राप्त किया और डोनी पोलोज में फिलोसॉफी उन्होंने शुरू की।